दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की जो तैयारी होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। तो बिल्कुल आज बता दें आप सभी को कि ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस से आपकी परीक्षा में जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके लगभग 15 से 16 प्रश्न जो होते हैं वो फैक्ट बेस होते हैं, वहीं से 15 प्रश्न जो है लगभग आपके पेडोलॉजी से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है और बता दें आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बता दें आप सभी को कि आपकी परीक्षा में डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अक्सर आपकी परीक्षा में जो है वो डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जो है देखने के लिए मिलता है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया है कि भैया आप का स्थान जो है यक्ष पर है और आप विद्यालय जो है वाई पर है। तो आपके घर से विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो आपका घर किस पे है? यक्ष पर है और आपके घर से जो है विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता जो है वो नहीं है। तो आप सबसे पहले ए पे जाते हैं जो कि उत्तर में है, यक्ष के उत्तर में है और ए पे सबसे पहले आप जाएंगे और इसका डिस्टेंस क्या रखा है यहाँ पे कि 30 मीटर जो है इसका डिस्टेंस है। फिर आप जो है स्थान बी पर जाते हैं जो कि ए के पश्चिम दिशा में स्थित है। ए है और इसका पश्चिम दिशा इधर होगा, ठीक है। और बी पर जाते हैं जो कि ए के पश्चिम दिशा 40 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। यहाँ पहुँच गए आप। अब जो भैया बिल्कुल अब यहाँ पे फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप स्थान सी पर जाते हैं जो कि बी के उत्तर में, बी के उत्तर यहाँ पे होगा और यहाँ पे कौन सा है? सी है और उसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे क्या है? 30 मीटर की दूरी पर। और अंतिम में आप जो है अपने विद्यालय वाई पर पहुँच जाते हैं जो कि सी के पश्चिम दिशा में है, वाई है आपका और इसका डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है भैया कि 40 मीटर, ठीक है। आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की दिशा जो है यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे आपका विद्यालय हो गया। अब यहाँ से आपके घर की जो दिशा है उसको पूछा गया यहाँ पे कि आपके घर की दिशा जो है वो क्या होगी। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे घर की दिशा की बात करें तो घर का दिशा तो आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका पश्चिम हो गया, बिल्कुल सॉरी, ये आपका उत्तर, ये आपका नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर आपका पश्चिम है और इधर आपका पूर्व है। तो और ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बता दें आप सभी को कि आपका दक्षिण पूर्व होगा। तो यानी भैया इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे आने वाला है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं का डैश के माध्यम से अध्ययन जो है वो किया जाता है। भाषा या गणित? केवल 1 से, केवल 1 और 2 दोनों से, केवल 2 से या ना ही 1 या ना ही 2 से। तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि भैया अगर हम भाषा की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्व सिद्धांतों को जो है वो शामिल करता है। तो यह एक व्यापक क्षेत्र है जो इस तरह के सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित आदि के साथ ही संबंध विषयों के रूप में पर्यावरण अध्ययन के बुनियादी सिद्धांतों का जो है वो अध्ययन करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं अपने वातावरण को समग्र रूप से जो है देखते हैं, इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विज्ञान और अवधारणाओं को भाषा और गणित के एकीकृत रूप में जो है वो पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का तो यहाँ पे राइट जवाब क्लियर हो गया कि भाषा और गणित दोनों ही, ठीक है, माध्यम होते हैं 1 से लेके 2 में कक्षाओं में पर्यावरण संबंधित अवधारणाओं को जानने या अध्ययन करने के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मलेरिया।
मलेरिया में होता क्या है, कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और इसका इलाज जो है सिकोना पेड़ की छाल से जो है वो किया था। सिकोना पेड़ की छाल की हम बात करें तो इससे जो है क्विनीन नामक की जो है दवा बनाई जाती है, क्विनीन नामक दवा, और इस दवाई का यूज जो है इस बीमारी में किया जाता है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया कांसा अर्थात ब्रांज जो कि एक क्या होती है, मिश्र धातु होती है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें जो है पिघलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन एक दे रखा है कि जिंक और टिन को, टिन कापर को, कापर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, टिन और कापर को जो है पिघलाकर बनाया जाता है। अगर इसमें बात करते हैं कि कितना परसेंट कापर होता है, कितना परसेंट टिन होता है, तो 88% जो है इसमें कापर पाया जाता है, 12% जो है टिन होता है। इसके कलर की बात करें तो किस प्रकार से आप देखिए पहचान पाएंगे, तो इसका रंग जो है लाल और भूरे रंग का होता है और इसका गलनांक की बात करते हैं भैया, गलनांक जो है इसका बहुत हाई होता है, 950 डिग्री से लेके 1050 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका गलनांक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने जो है यहाँ पे आने वाला है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है घने होते हैं और बहुस्तरीय होते हैं, कई प्रकार के पौधे और जानवरों का आश्रय होता है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। अगर बात करें तो ये आमतौर पर भूमंडलीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 23.5 डिग्री उत्तर से और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है पाए जाते हैं। यही इनकी खासियत होती है। इस कारण ये वन जो होते हैं हमेशा हरे भरे जो है दिखाई देते हैं और सदाबहार वनों के रूप में इनको जो है वो जाना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न में भैया यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक टिड्डी को मेढक द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण जो है कैसा होगा, निर्माता से डिकम्पोजर की तरफ, निर्माता से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर। तो भैया बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं। एक परिकल्पना का बार बार परीक्षण किया जाता है और इसे गलत जो है नहीं पाया जाता है, डैश जो है बन जाता है, क्या, सिद्धांत, नियम, खोज, मूल अवधारणा। तो बिल्कुल वो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, श्रव्य एवं दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण डैश है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है या बुलेटिन बोर्ड है या टेलीविजन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि भैया श्रव्य और दृश्य दोनों की बात की जा रही है तो टेलीविजन ही ऐसा है जो कि उसमें दोनों चीज हो सकता है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों के समूह का चयन कीजिए, वायु, जल, प्लास्टिक, ऊन, काष्ठ, लोहा, जल, तांबा, काष्ठ, वायु, एल्युमिनियम, ऊन। तो बिल्कुल कुचालक की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो ऊष्मा के कुचालक ऊष्मा को अपने में से जो है प्रवाहित जो है नहीं होने देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, वायु, जल और प्लास्टिक इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपरोक्त सभी। तो भैया बिल्कुल एकीकृत हो, समावेशी हो और विषय से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो विषयगत की अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है एकीकृत, समावेशी और विषयगत हो तो यह बच्चों की समग्र शिक्षा का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकता है, यानी उससे बच्चे का समग्र शिक्षा का जो विकास है वो हो सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार करना। बिल्कुल भैया मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो सीख रहा है
उसके प्रदर्शन का पता चल सके कि उसका वो कहाँ तक सीखा है और उसमें कहाँ पे जो है सुधार करने की जो है ज़रूरत है। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो बिल्कुल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं इसमें। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात कहाँ पे स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और बिहार जो है वो उत्तर पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने भी है यहाँ पे, और इसमें कहा गया है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या हो सकता है। पहला कि रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस कारण से बिल्कुल उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो है काफ़ी कम हो जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर का दबाव जो है बाहर के वायुमंडलीय दबाव की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह दबाव अंतर्नाक में नाजुक रक्त वाहिकाओं को के फटने का कारण जो है बन सकता है, जिससे नाक से जो है वो खून बहता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और इसमें पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कल्पना करके और उत्तर देने के लिए कहती है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। तो ऐसे प्रश्न क्या हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, अभिसारी हैं, काल्पनिक हैं, अपसारी हैं या दार्शनिक हैं। तो बिल्कुल भैया इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके कैसे होते हैं, अपसारी होते हैं, जिसके एक से अधिक जो है जवाब हो, और वे प्रश्न जिसका सिर्फ एकल जवाब हो और सही उत्तर या जानकारी के विशिष्ट टुकड़े की तलाश कर रहा हो। बिल्कुल जिसका मात्र एक ही जवाब होता है, क्या होता है, अभिसारी प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आने वाला है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, जैसे स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीक और पैमाने को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। तो एक मानचित्र पढ़ने की गतिविधि में छात्रों को मानचित्र की व्याख्या और नेविगेट करना जो है वो सिखाना शामिल होता है, जिससे उनकी स्थानिक जागरूकता और भूगोल की समझ जो है बढ़ती है। तो इस गतिविधि के दौरान छात्र प्रतीकों को पहचानना, पैमानों को समझना और दिशाओं की व्याख्या करना, और मानचित्र पर विशिष्ट स्थानों पर विशेषताओं का पता लगाना जो है वो सीखता है। तो यानी भैया इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ए, बी और सी, यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है चली थी कहाँ से। बॉम्बे से पुणे के, कलकत्ता से अलीपुर, बॉम्बे से थाड़े या कलकत्ता से दमदम। तो बिल्कुल मुंबई से थाड़े के बीच जो है पहली ट्रेन जो है चली थी। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो जब बारिश के पानी में एसिड की मात्रा जो है औसत से अधिक हो जाए तो ऐसी बारिश को एसिड बारिश कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो वर्षा का जल होता है उसके पीएच मान की बात करें तो उसका पीएच मान जो है कितना होता है, 5 होता है। जब वर्षा का जल के पीएच मान जो है बिल्कुल 5.6 होता है। जब वर्षा के जल का मान जो है इस पीएच से जो है नीचे चला जाता है 5.6 से, तो वह अम्ल वर्षा जो है वो कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है जिम्मेदार होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के बाद और जल वाष्प और सूर्य प्रकाश के साथ प्रक्रिया करके अम्ल वर्षा के लिए जो है प्रमुख योगदान देती है। और ताजमहल के पीले होने का कारण भी यही गैस है, यही वर्षा है और यही गैस जो है जिम्मेदार है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे।
और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या नासिक में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर पशु मेला जो है कब लगाता है? कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये मेला लगता है और गंगा नदी के तट पे लगता है, जिसको जो है गंडक के नाम से जो है जाना जाता है। और ये मेला जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और इसे जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में डैश अनुच्छेद हैं? 5, 4, 3, 2। तो भैया बिल्कुल अगर बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार जो है वो देता है। तो अर्थात यहाँ पे जो है 5 अनुच्छेद है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है अवशोषित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है अपने भोजन का निर्माण जो है वो करते हैं और अपने पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। अब इसमें होता क्या भैया कि कौन सी गैस से जो है अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मुक्त कौन सी गैस होती है? इसके बदले जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारत में थारू जनजातियां कहाँ रहती हैं? थारू मरुस्थल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, झारखंड। तो बिल्कुल भारत में थारू जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जो है वो पाई जाती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपरदाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या कीमोर। तो अपरदाहारी जो है कहा जाता है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को। चलेंगे अगले प्रश्न पे। वायरस की अजैविक विशेषता क्या है? इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, यह पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता है, इसे क्रिस्टलीकृत जो है किया जा सकता है। बिल्कुल वायरस के अजैविक होने की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसको जो है क्रिस्टलीकृत जो है वो किया जा सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रोटीन अणु की इकाई है शर्करा, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल या विटामिन। तो अमीनो अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है थीम पर आधारित होता है, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती हैं। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख जा सकते हैं। छात्र ईवीएस को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के अधिगम को सरलता से आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो बात करें तो यहाँ पे तो ईवीएस पाठ्यक्रम जो है विभिन्न विषयों अर्थात थीम पे जो है वो आधारित होता है। और थीम पे आधारित होने का कारण क्या होता है जान लीजिए कि जिज्ञासा विकसित करने के लिए और आत्म मूल्यांकन सिखाने के लिए, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए और छात्रों के लिए सामग्री को अधिक जीवंत बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब भैया क्या है कि छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। कौन? जो कि आपकी जो पर्यावरण है वो 6 थीमों के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है, ठीक है पूरी। अगला प्रश्न है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे डैश से सीखते हैं? सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। बिल्कुल जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखेंगे। बच्चे बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ विद्यालय आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की अक्षमता होती है और उन्हें असाधारण देखभाल और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की विशेष ज़रूरतें उनकी अक्षमता की प्रकृति पर निर्भर करती हैं और इन्हें शिक्षक द्वारा दोषपूर्ण छात्रों के रूप में जो है वो नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनके लिए अलग से जो है व्यवस्था करनी चाहिए और जिस प्रकार से बच्चे सीख पाए उस प्रकार से शिक्षण सामग्रियां जो हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच या इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? पहला कि विद्यार्थियों से परिवहन के विभिन्न संसाधनों या साधनों के लिए चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना,
विद्यार्थियों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र जो है वो दिखाने के लिए कहना। तो बिल्कुल जांच आधारित या इंक्वायरी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जांच आधारित शिक्षण में विद्यार्थियों को विषयों का गहन रूप से पता लगाने, प्रश्न पूछने और जांच करने के लिए जो है प्रोत्साहित जो है करना इसमें जो है शामिल होता है। तो विद्यार्थियों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना छात्र को बढ़ावा देती है, क्योंकि वह उन्हें व्यक्तिगत या देखे गए अनुभवों को पता लगाने के या यात्रा के विभिन्न तरीकों के बारे में प्रश्न पूछने और कहानी सुनने के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो भैया बिल्कुल या प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सलात के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला दिया कि सलात लगभग 40 वर्ष जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर सिर को उल्टा लटका के मस्ती से सोते हैं। सलात लगभग 10 वर्ष जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष को शाखाओं पर सिर को उल्टा लटका कर मस्ती से सोते हैं। सलात लगभग 17 वर्ष जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं और वे उसी वृक्ष के पत्ते भी खाते हैं। सलात लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे एक वृक्ष की शाखा पर लटके सोते हैं। जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते और टहनियों को खाते हैं। तो बिल्कुल जान लीजिए सलात जो है प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोता है और यह पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय जो है वो बचाता है। वे अपने शरीर के तापमान को 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो बनाए रखते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जो है आया जाया करते हैं। और सलात उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पेड़ पे वे रहते हैं। सलात लगभग जो है 40 वर्ष तक भैया जीवित रहता है। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। और उस दौरान केवल वे 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है वो टहलता है, अर्थात मतलब 8 पेड़ों पे अपनी पूरी लाइफ जो है वो बिता देता है। सप्ताह में केवल एक बार अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ से जो है वो नीचे उतरता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि मलेरिया का पता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जा सकता है? रक्त में यकृत की कोशिकाओं का वितरण, खारे पानी में मच्छर के लार्वा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। बिल्कुल भैया, किसी भी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता लगाने के लिए कि उसके लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम का पता लगाने के लिए जो है उसके रक्त का परीक्षण जो है किया जाता है। और मलेरिया होता कैसे जान लीजिए कि मलेरिया का वाहक जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर है और मलेरिया तभी फैलता है जब मलेरिया के मरीज को काटने वाला मादा मच्छर दूसरे व्यक्ति को काट ले। तो मलेरिया में आमतौर पर लक्षण क्या होता है जान लीजिए कि मलेरिया से पीड़ित लोगों को ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मतली और कठोर या कहे तो बहुत तगड़ा उनको जो है वो बुखार होता है। किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं है उसी की जांच के लिए जो है रक्त का परीक्षण जो है वो किया जाता है। और रक्त के परीक्षण में अगर या उसके रक्त के कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम मिल गया तो समझ लीजिए क्या है, उसको मलेरिया जो है वो हुआ है।